1 साल में और दूंगा, अपनी रैंक और इम्प्रूव करूंगा। एंड देन सर 25 में मैंने अटैम्प्ट लिया, फुल ऑन डेडिकेशन से जॉब छोड़ के रिस्क पे किया था मैंने, क्योंकि ग्रेट थिंग्स तो सेक्रीफाइस मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा नहीं, जॉब छोड़ते हैं एंड देन गेट पर कंप्लीटली फोकस हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत मैटर करती है एग्जामिनेशन वाले दिन। और आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर मैटर करेगा। वो आपकी रैंक मान लो 40-50 रैंक तो इधर उधर कर देगा एक नंबर। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने 24 में मिस्टेक की थी वो आगे 26 के एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर एस्पिरेंट ना करें। वो ये है सर, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ये आपको कंप्लीटली करना ही पड़ेगा। रिवीजन में आप फार्मूलाज लिखते थे, ब्लैक बोर्ड जो आपने बनाया था उस पर। और ये तो हम बोलते हैं ना बच्चों, ये तो यार मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन का मतलब है आप लिख लिख कर रिवाइज करो। जितना आप लिखोगे उतना आप रिटेन कर पाओगे। मैंने बोर्ड लगाया हुआ था सर वहाँ पे, मैंने ब्लैक बोर्ड पे, और वहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा था मैकेनिकल EIR 1। सुबह उठता था, पहले फॉर्मूला लिखता था उसके ऊपर एंड देन उसको देखता था, ये मेरा टारगेट है। हेलो नेगी सोल्जर्स। तो बेटा मेरे साथ मेरा नेगी सोल्जर है मिहिर वार्ष्णेय। बच्चे की गेट 2025 मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक 30 आई है, XC में ऑल इंडिया रैंक 35 आई है। तो यार मिहिर की पूरी जर्नी जानेंगे, है ना। मिहिर खुद से बताने वाले हैं आपको पूरी जो जर्नी रही है, किस तरीके से बच्चे ने स्ट्रगल किया है। आपको लास्ट तक देखना है, आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बेटा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सर। मजा ही आ गया। ऑल इंडिया रैंक 13 मैकेनिकल, 35 इन XC। तो मिहिर यार बेटा सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? तो सर फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं जो दोनों बेसिकली एजुकेटेड हैं एंड Okay. हाँ, एंड दे आर गवर्नमेंट टीचर्स, बोथ आर गवर्नमेंट टीचर्स। दोनों के दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हो, वाओ। एंड सर माय सिस्टर, उन्होंने SRCC से BCom किया है एंड मास्टर्स किया है फ्रॉम DSE, मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है। ओके। एंड सर शी इज प्रिपेयरिंग फॉर MBA। पढ़ी लिखी फैमिली है। हाँ सर। एंड सर मैं अपना बताना चाहूँ तो सर मैं NIT इलाहाबाद से BTech किया मैकेनिकल में एंड 2023 में मैं पास आउट हुआ था। 2023 में आप पास आउट हुए कॉलेज से, ठीक है। आपको गेट के बारे में कब पता चला? सर जैसे क्योंकि NIT हमारा कॉलेज था, तो हमारा मैकेनिकल एज अ बंदा जो करेगा वो क्या करेगा, या तो गेट लिखेगा या फिर मतलब कॉलेज प्लेसमेंट ले लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। NIT क्योंकि सर कॉलेज में आती थी कंपनीज, बट मेरा था कि यार एक गेट एक ऐसा एग्जाम था कि जो मतलब निकालना ही है। एक अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, जैसे JEE 11वीं 12वीं में JEE बंदे को लिखना ही है, ऐसे ही मैकेनिकल में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखना है। और वहाँ पे कल्चर भी काफी, मैंने तो काफी NIT इलाहाबाद के बच्चों को पढ़ाया है, तो वहाँ पे कल्चर है, पहले से ही कल्चर है कि हमें कॉलेज के टाइम पर ही प्रिपरेशन करनी है। हाँ सर। ओके। तो ठीक है, आपको गेट का कॉलेज से ही पता चल गया था। फिर आपने 2023 में लिखा था अटेम्प्ट? 2023 में मैंने अटेम्प्ट लिखा था सर। हाँ। सर 2023 में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मेरी रैंक क्या थी, बट हाँ मतलब 2023 में कॉलेज के साथ लिखा था, तो मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। हाँ, मतलब आपने कोई बिना स्पेसिफिक कोचिंग लिए जो भी कॉलेज में आपने पढ़ा उससे आपने लिखी 2023 का अटेम्प्ट, ठीक है। अब 2023 में आप कॉलेज से पास आउट हो गए। हाँ सर। 2024 के अटेम्प्ट के लिए आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? कब आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन किया, उसके बारे में थोड़ा? सर 2023 में मैंने ज्वाइन किया था एंड 2024 मैंने एक्सटेंड किया था, क्योंकि काफी सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए थे। एंड सर हमारा बैच क्योंकि कोविड का था, तो कोविड में सर थोड़ा हम भी मजे में आ गए थे, मस्ती में आ गए थे, घर में बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ पे मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था। 2023 में मेरे पास सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी का। एंड देन सर जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते हैं, तो आपसे मैंने ज्वाइन कर लिया 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। एंड सर देन उसके बाद जो आप नोट्स देते थे, नोट्स कंप्लीटली NTPP जो आप देते थे वो करना ही था। तो मतलब 23 में मैं ये बोलूंगा सर, मेरे थर्मल एंड फ्लूइड में भी काफी अच्छे मार्क्स थे। मेरा जो 24 वाले में, 23 वाले में, 23 में ऑलरेडी थे उसमें भी। हाँ उसमें थे, मतलब इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया था, बट उसमें भी मार्क्स जो आ रहे थे वो थर्मल वाले पार्ट में अच्छे आ रहे थे। तो आप ये बोल रहे हो कि 23 के अटेम्प्ट के लिए आपने सब्सक्रिप्शन ले ली था, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ। ओके, वो मतलब एंड में ही लिया होगा आपने? हाँ मतलब वही पेपर से 1-2-3 महीने पहले ही? हाँ बोल सकते हो, मतलब इतना भी मेरे को एग्जैक्टली आपको याद नहीं है मेरे को। एंड देन सर मतलब थर्मल मेरा प्रिपेयर हो गया था काफी अच्छे से। एंड फिर मेरा जो मेन पार्ट रह गया था वो प्रोडक्शन रह गया था। काफी स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन में थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो मतलब वो मेजर पार्ट रह गया था एंड थोड़ा बहुत डिजाइन का रह गया था। ओके। एंड 24 में सर क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, कॉलेज से प्लेसमेंट मिला था। ओके ठीक है, समझा। हाँ। एंड देन सर उसके साथ ही मैंने जैसे जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला और थोड़ा कंप्लीट किया। एंड सर 24 में मेरी AIR 603 आई थी मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक 603 24 में आ गई थी, ठीक है। एंड देन सर फिर उसके बाद आपसे मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था, आपने भी बोला था कि MTech ज्वाइन कर लो। मैंने बोला नहीं सर, एक साल में और दूंगा, अपनी रैंक और इम्प्रूव करूंगा। एंड देन सर 25 में मैंने अटेम्प्ट लिया, फुल ऑन डेडिकेशन से जॉब छोड़ के रिस्क पे किया था मैंने, क्योंकि
ग्रेट थिंग्स को सेक्रीफाइस मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा नहीं, जॉब छोड़ते हैं एंड देन गेट पर कंप्लीटली फोकस हो जाते हैं। और सर आपके बीच में मोटिवेशन वीडियो भी आते थे क्योंकि बहुत मोरल डाउन हो जाता था, अरे क्योंकि जॉब छोड़ दिया है, घर वाले भी बोल रहे हैं कि मतलब रिलेटिव्स बोल रहे हैं, नॉट घर वाले, रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि अरे जॉब छोड़ दिया, अच्छी खासी जॉब थी, अब क्या होगा तेरा। तो अब एक मन में ये भी था नहीं यार उनको गलत प्रूफ करना है मुझे, तो बस लग गया मैं बिल्कुल। मैंने बोर्ड लगाया हुआ था सर वहां पे, मैंने ब्लैक बोर्ड पे, और वहां टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा था मैकेनिकल ईआईआर 1। सुबह उठता था, पहले फॉर्मूला लिखता था उसके ऊपर एंड देन उसको देखता था, ये मेरा टारगेट है 25 में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आपने 2024 में मैकेनिकल लिखा, उसके साथ एक्सी भी लिखा था? एक्सी भी लिखा था। एक्सी में कितनी रैंक आई थी आपकी? 2024 में? 24 में सर 24 में मेरी 67 रैंक आई थी। ऑल इंडिया रैंक 67? हाँ सर। तो उससे आपको एमटेक तो मिल सकता था? एमटेक मिल सकता था सर, उस टाइम एमटेक का इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी क्या ना, जैसे रैंक आ गई है तो अभी फिलहाल मेरा थोड़ा उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, वो आप शुरुआत से अपॉर्चुनिटीज। हाँ वही। तो ठीक है। तो बेटा मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2024 के अटेम्प्ट में आपने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, हाँ। है ना? अब आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है ना अगले साल की, मतलब 25 वाले अटेम्प्ट की, ये बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन 2025 में लेटर सपोज उनकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, दे वांट टू गो फॉर रैंक इंप्रूवमेंट। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी उनके लिए 100% लागू होने वाली है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने गेट 2024 लिखा और आपने बोला कि नहीं सर मैंने मन बना लिया, मुझे पीएसयू ही ज्वाइन करना, लेट अस सपोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप किस तरीके से आपने वो एक साल में अपनी प्रिपरेशन करी है? सर 24 में जैसे मैंने लिखा था मेन, मतलब जैसे आप 25 का पूछ रहे हो, तो 25 एस्पिरेंट्स जो मीडियम मार्क्स ला रहे हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा आता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल थोड़ा मे बी सर उस दिन अच्छा नहीं गया होगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने 24 में मिस्टेक की थी वो आगे 26 के एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर एस्पिरेंट ना करें, वो ये है सर, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, ये आपको कंप्लीटली करना ही पड़ेगा। तो आप रिवीजन कैसे करते थे? सर रिवीजन मेरा ऐसा होता था, जैसे लेट सपोज मैंने थर्मल वाला पढ़ा, तो क्योंकि काफी मैंने 24 में कवर कर लिया था, बट मेरा ये था कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है लेकिन मेरे को करना है वो कंप्लीटली रिवीजन, और सबसे बोरिंग पार्ट रिवीजन ही सबसे बोरिंग पार्ट सर रिवीजन ही होता है। तो मैंने किया बोर हो रहा हूँ लेकिन करना है तो करना है, क्योंकि सर मेरे को इंटरेस्ट आता था क्वेश्चंस करने में, बट फिर वही अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये रहता था कि 14 डेज की मेरी सर साइकिल होती थी। लेट सपोज मैंने थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली मैंने पकड़ लिया। तो 14 डेज में मतलब मैंने एक रिवाइज किया, सैटरडे संडे जैसे कॉर्पोरेट में कल्चर होता है, तो मेरा सैटरडे को रिवीजन होता था, संडे को मैं उसका सब्जेक्ट टेस्ट लगा लेता था। ओके। एंड देन सर ये रिपीट में हर 14 डेज पे करता था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो जैसे मैंने लेट्स सपोज संडे को मैंने टेस्ट लिख लिया, तो मंडे को मैं क्या करता था, बिफोर स्टार्टिंग अनदर सब्जेक्ट, मैं जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स या हीट ट्रांसफर है, तो उसके जो भी रिवीजन मैंने किया है, जो भी फॉर्मुलेज है उसको मैं लिखता था, जो ब्लैक बोर्ड मैंने बताया वहां पर। तो एक बार में लिख लिया, जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर है, बहुत लोगों को याद नहीं हो पाता है वो एनटीयू वाला जो है। तो उसको मैं क्या करता था कि ये वाला सवाल आएगा, और आता है टेस्ट सीरीज में मैंने देखा है, तो उसको था कि नहीं इसको तो मेरे को याद करना है, तो बार बार लिखता था मैं उसको, तो याद हो गया था। हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले तो एकदम जुबान पे याद हो गए थे। गुड 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 गुड। अच्छा, जब आप रिवीजन करते थे तो मतलब ठीक है आपने फार्मूलाज वगैरह रिवाइज किए, क्या आप उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, अरे हमने रिवीजन कर लिया, फॉर्मूला लगा लिया, दैट्स इट। तो मैं ये नहीं बोलता कि किसी पर्टिकुलर सोर्स पर रिलाई रहो, जहां से भी आपको जैसे भी सवाल मिल रहे हैं उनको आप लगाओ जरूर। मतलब रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि मतलब ड्राई रिवीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ड्राई रिवीजन नहीं होना चाहिए। अब आपने रिवीजन कर लिया, आपको पता नहीं है कि आप उस रिवीजन को अप्लाई कर पा रहे हो, वो एप्लीकेशन आप सवाल लगा के पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यार रिवीजन में आप फार्मूलाज लिखते थे, ब्लैक बोर्ड जो आपने बनाया था उस पर, और ये तो हम बोलते हैं ना बच्चों, ये तो यार मैं बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन का मतलब है आप लिख लिख कर रिवाइज करो, जितना आप लिखोगे उतना आप रिटेन कर पाओगे। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ गई। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज क्या थे आपके? सर प्रैक्टिस के एक तो सर एनटीपीपीस तो था ही, वो तो एनटीपीपीस थर्मल वाला पार्ट तो सर आपके ऊपर था पूरा, वो था। एंड प्रोडक्शन सर जो भी मेरे को मटेरियल मिल गया, अनअकैडमी का मटेरियल था ही, और भी मतलब इंस्टीट्यूशंस का था, बट जहां से भी मेरे को मिला, जहां से मिला, हाँ वहां से मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। वेरी गुड। टेस्ट सीरीज में भी सर सब्जेक्ट वाले जो होते थे, फिर टॉपिक वाले होते थे, एंड एफएलटीज जो होते थे, वो सब क्या कहते हैं सेक्शनल पेपर देने के बाद तो मैं देखता था, जैसे एफएलटीज का मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट पेपर दे दिया, पेपर एनालिसिस के बाद मैं उसको सेक्शनल देता था। मतलब लेट सपोज थर्मोडायनामिक्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन अगर बन गए दैट इज वेरी गुड, जो नहीं बने उसमें मैं पहले ये देखता था
कि कहाँ मेरे से प्रॉब्लम है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं लग पाया है, कि क्या फिर मैं कुछ फॉर्मूला भूल गया हूँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में उसको नोट डाउन करता था, एक छोटी सी कॉपी बना ली थी, उसमें सारी ये लिखता था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये रेक्टिफाई करना है, अगले पेपर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये था। तो वो बनाई है आपने ना, करेक्शन बुक बोल दो या जो भी बोल दो, या एनालिसिस बुकलेट बोल दो, जो भी बोलो, वो सब आपने किया है मतलब। सर आप बोलते थे अगर टेस्ट लिखो तो पैड बना के लिखो। बिल्कुल। वो तो सर सबसे ज्यादा जरूरी हुआ। मतलब अगर पहले क्या था, शुरू में मैं कॉपीज पे देता था, कॉपीज में फ्री होता है, लिखो एक क्वेश्चन एक पेपर में हो रहा है। बस ठीक है। तो काफी लोग जैसे मेन पेपर में कंस्ट्रेंट होता है आपके पास कि स्पेस लिमिटेड है, उसी स्पेस में आपको लिखना है, स्पेस को आप यूज तो आपने बोला ना उसको फोल्ड करके ऐसे फाड़ लो बीच में और उसको स्टेपल कर लो, सेम वैसे मैंने किया। काफी सर उससे हेल्प हुई है पेपर में मेरे। हुई है ना? हाँ, आपको स्पेस यूटिलाइज करना, स्पेस यूटिलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट। गुड 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 गुड। तो यार देखो, मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत मैटर करती है एग्जामिनेशन वाले दिन। और आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर मैटर करेगा। वो आपकी रैंक मान लो 40-50 रैंक तो इधर उधर कर देगा एक नंबर, है ना? तो ओके, आपने रिवीजन अच्छे से किया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने टेस्ट की एनालिसिस करी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कितने फुल लेंथ टेस्ट लिखे? सर ईमानदारी से, ईमानदारी से। हाँ सर मैंने लिखे हैं कम से कम 25 के आसपास। 25 तो बहुत अच्छा नंबर है एक्चुअली, बहुत बहुत अच्छा नंबर। लेकिन ऐसा नहीं सर लिख रहा हूँ, उनको एनालाइज भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ ना बेटा, अगर आपने 50 टेस्ट लिखे और एनालिसिस नहीं करी, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बोलो ना आपने 25 लिखे, मैं तो बोलता हूँ आप 15 भी लिखते, एनालिसिस करके लिखते, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना? तो क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा था, तो आपने 25 लिख लिए। जिनके पास, जो अब मान लो फर्स्ट टाइम लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके पास टाइम कम रहेगा, सिलेबस कंप्लीट करते करते दिसंबर हो जाएगा, तो दे विल नॉट हैव दैट मच टाइम। तो बेटा एक सलाह मैं आपको अभी दे रहा हूँ, और मिहिर भी इस चीज को कंफर्म करेंगे, कि यार आप ना जितने भी टेस्ट लिख पा रहे हो उनकी एनालिसिस जरूर करना। और एनालिसिस का सबसे आसान तरीका यही, जैसा कि बच्चे ने बताया, कि जो क्वेश्चन बन गए ठीक है, ओके फाइन, है ना? अगर आपका मन है कि एक बार उसका सॉल्यूशन देख लूं, क्या पता वहां पर किसी शॉर्टकट मेथड से किया या कोई और दूसरा मेथड है, आप वो देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। अदरवाइज एटलीस्ट आप ये करो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहे, उनको नोट डाउन करो, वो रीजन आपको पता होना चाहिए, फिर उस पर वर्कआउट करो। यही चीज है ना बेटा? ठीक है, तो आपने फुल लेंथ टेस्ट भी अच्छे से लगाए। अब आते हैं, मान लो हम हैं जनवरी फेब के महीने में, जनवरी के महीने से स्टार्ट करते हैं। 2024 हुआ खत्म, 2025 स्टार्ट हुआ, जैन का महीना। उस महीने में आपकी क्या अप्रोच थी? सर पहले तो 1 जनवरी लगी, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर, मेरा टेंशन बढ़ रहा था कि 1-2 फरवरी को पेपर आ गया। अब तो जो जैसा चल रहा था थोड़ा और उसको रिग्रेस करना है। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी अब सर अब ये थी, मैं जनरली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट मेरा ये था कि सर कभी मैं उठ पाता था सुबह, कभी नहीं उठ पाता था। लेकिन जनवरी से स्टार्ट कर दिया था मैंने कि नहीं, मेरे को क्योंकि हमारा जो पेपर था मॉर्निंग स्लॉट, बिल्कुल, तो आपने बोला था कि कुछ भी करो, अगर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो मॉर्निंग वाले स्लॉट, मॉर्निंग वाले में लिखना। तो दिसंबर तक तो मैंने सर जितने टेस्ट लिखे वो रैंडम टाइम पे 3 आवर्स की सिटिंग बनाने के लिए मैंने कर लिए। अब सुबह क्या था सर, 9:30 बजे से हमारा पेपर था, सुबह उठ के पहले तो मेरे को रिवीजन करना है जो फॉर्मुलेज मैंने लिखने हैं, एंड देन उसके बाद 9:30 से 12:30 की एक सिटिंग में मेरे को टेस्ट देना है। बहुत बढ़िया, यानी कि आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट कर ली। बिल्कुल सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि देखो अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग वाले स्लॉट में ना, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन मोस्ट इफेक्टिवली काम करना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप उसको ट्रेन करोगे उस टाइम के लिए। ठीक है, 9:30 से 12:30 आपने लिखा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने गना तेजा से पूछा था, एनालिसिस जब आप करते थे, एनालिसिस करते थे आप, लेकिन उसको कब स्टार्ट करते थे? मतलब इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम, या कुछ ब्रेक लेकर फिर एनालिसिस स्टार्ट करते थे? सर 3 आवर्स की सिटिंग में अच्छा पेपर लगाया है तो मैं थोड़ा रेस्ट लेता था। एग्जैक्टली। हाँ, या तो मतलब फ्रेशन अप हो लेता था, मम्मी पापा से थोड़ा इंटरेक्ट कर लेता था, या थोड़ा खा पी करके आफ्टर 2 to 3 आवर्स, वेरी गुड, उसके बाद मैं बैठता था, देखता था, पहले वो क्वेश्चन देखता था जो मैंने स्किप किए हैं, ठीक है, जो टाइम फ्रेम हो गया, अब उसमें से भी वो क्वेश्चन पहले उठाता था कि जो हो सकते हैं एक बार में, जो आप बना सकते, जो बना सकता हूँ, फिर उसको मैं स्किप वाले क्वेश्चंस को पहले बनाता था, टाइम लगा लेता था, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बने, लेट्स सपोज, उसको मैं देखता था बाद में, फिर देखता था वो क्वेश्चन जो मेरे इनकरेक्ट हुए हैं,
ठीक है, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए फिर वही वही वाला सेम कि अप्रोच देखता था, कौन क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सवाल ही नहीं बना, तो फिर उनको पहले सॉल्व करता था। एक्सीलेंट। अगर वो नहीं हुआ तो सर वीडियो सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन तो कोई है। मतलब नहीं है फिर। हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ ना, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं करो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो यार देखो है, जैसा कि बच्चे ने बताया कि भाई मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होते हैं और फिर वीडियो सॉल्यूशन भी होती है। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन कभी फंसा कि टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है और आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है? थे ऐसे कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसा तो एनकाउंटर नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। सब चीज तो पढ़ा देते हो आप लोग क्या ही रह जाएगा, इतना हाई लेवल का पढ़ा देते हो। बिल्कुल सर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में हाँ, जाते तो हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं आती सर। कन्वेंशनल क्वेश्चन जो ईएसईएन उसके सिविल सर्विस के आते थे वो भी बन जाते थे। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हाँ। आपका दिमाग काम कर रहा है तो वो कुछ नहीं है फिर। ठीक है, तो बच्चे ने यार एनालिसिस बहुत जबरदस्त करी है। अब मुझे ये बताओ, आप आ जाओ फेब को। ओके। 1 फरवरी को आते हैं, 2 फरवरी को आपका एग्जाम है। 1 फरवरी को आपका क्या प्लान था, क्या शेड्यूल था? 1 फरवरी को क्या किया आपने बेसिकली? ईमानदारी से बताना। हाँ सर, ईमानदारी से बता रहा हूँ सर। 1 फरवरी को तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, हाँ, कल हाँ, पेपर है। हाँ, अरे पहले तो मम्मी से मैंने बोला, पापा से बोला, पापा कल पेपर है, क्या किया जाए, बहुत डर लग रहा है मेरे को। हाँ, तो मम्मी बोली कि देखो ये होता है जब तुम बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लेते हो ना, बिल्कुल, तो ये थोड़ा घबराहट रहती है। तो बिल्कुल। अभी टेस्ट में भी मेरे सर नंबर अच्छे आ रहे थे, मैं ऐसा हाँ, नहीं बोलूंगा कि खराब नंबर आ हाँ, रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ। टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, फिर मैं अपने आप को पहले सुबह में बैठा 1-2 घंटा हम्म। कि यार रुक जा, तू कर सकता है। थोड़ा अपने आप को पहचान के तू कर सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन मैंने किया। एंड देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाए हुए थे साथ साथ, उनको बस मैंने देखा है जल्दी जल्दी करके, ठीक है ये हो गया। एंड रात को सर मैं बहुत जल्दी सोया था, शाम को मैंने लिटरली आफ्टर 5 o'clock मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सीधे बैठ गया मैं पापा के साथ टीवी देखने, मूवी देखने। बहुत बढ़िया। हाँ। कौन सी मूवी थी? अरे वो थी सर, कौन सी, पापा देख रहे थे वो धमाल वगैरह थी। हाँ, कॉमेडी वाली में अच्छा मूड बनाने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। एंड सर उसके बाद फिर 10 बजे के आसपास मैं सो गया था। देन सुबह उठा, अब सुबह भी सर ड्राइवर पापा ने बुलाया था, एंड देन सर बहुत धक 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 हो रही है, अरे अब तो मेन वो आ गया है आराम से। तो सर एक वो आदत, भाभी जी घर पर है, कॉमेडी शो है, तो मैं उसको देख के गया, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ। मम्मी बोल रही तेरा पेपर है, तू हंस क्यों रहा है? मैंने, मम्मी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो मैं यही बोलूंगा सबसे फ्यूचर एस्पिरेंट जो है कि पेपर से पहले का सर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना चिल होकर के पेपर दोगे ना, उतना पेपर अच्छा जाने के चांसेस। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं एक चीज मानता हूँ बेटा, अगर आपने पेपर से एक दिन तक अच्छा पढ़ा है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, और मान लो आपने नहीं पढ़ा तो आप उस एक दिन में कुछ भी कर लो, उतना अच्छा तो नहीं जाएगा कि आपको कुछ बहुत बढ़िया मिल जाए। हाँ। है ना? तो वो चीज होती है। तो 2 तारीख को आप, मतलब बहुत अच्छी चीज ये रही कि आप टाइम पर सो गए थे और टाइम पर फिर उठ गए थे। चलिए, आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। अब होता है ना कि पेपर स्टार्ट होने से बीच में 10-15 मिनट का टाइम रहता है। उस टाइम में क्या चल रहा था दिमाग में? सर हार्ट बीट बढ़ रही थी, फिर भी मैं कोशिश किया, मैं मंत्र पढ़ने लग गया अपना, कि भगवान को याद किया कि शांत शांत। साइड वाले जो स्टूडेंट्स थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैंने किसी का कुछ नहीं सुना। मैंने मैं हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अब जैसे टाइमर जब वो 10 मिनट 5 मिनट बचता है, 2 मिनट बचता है, तो थोड़ा लगता है। फिर मैंने कि शांत शांत शांत, फिर क्वेश्चन आते गए। आपने बोला इजी वाले क्वेश्चन उठाओ पहले। अब खैर ये तो पेपर इजी था, वो अलग बात है, लेकिन इजी क्वेश्चन बनने लगे और लाइन से बन रहे थे सर, कॉन्फिडेंस लाइन से, वहां कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मैंने कहा यार टेस्ट सीरीज में मैं अच्छे क्वेश्चन कर लेता था, यहाँ क्यों घबरा रहा है? अपने आप ही अंदर से मैंने बोला अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ। एंड देन सर जैसे 1 मार्क्स से होते गए लाइन से, और इस बार तो सर 1 और 2 मार्क्स से अलग अलग आए, तो मिक्स नहीं था, तो 1 मार्क्स से सर लाइन से बन रहे। मैं सोचा यार मेरे से इतनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्वेश्चन मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन सर ऑनेस्टली बहुत जल्दी इजीली क्वेश्चन होते गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते गए। एंड देन सर आई वाज एबल टू कंप्लीट द एग्जाम, 2 hours and 10 minutes। कंप्लीट एग्जाम हो गया था, जितना मुझे आता था। हाँ, 50 मिनट बचे हैं फिर अभी। 50 मिनट बचे। अब मैं सोचा हूँ कि यार कि क्वेश्चन पेपर आसान था कि मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो सर एनआईटीज में क्योंकि हमें पता नहीं होता, ब्लैंक। बिल्कुल। तो अब मैंने कहा कि चलो पेपर हो गया है, मैं सेकंड राउंड मारता हूँ। मैंने सेकंड राउंड मारा, एनआईटीज मैंने चेक किए, और सर आपको याद होगा एक वो पिटॉट यूटी वाला आया था, उसका मैंने रूट 2GH कर दिया था, बल्कि 2GH में एक H निकालने के लिए फॉर्मूला आपने जो बताया था, तो रो एम माइनस रो बाई रो इंटू एच है GH। अब मैं क्या किया, उसमें उसका रूट ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन वो गलत हुआ, उसका 80 पॉइंट समथिंग आंसर आया था, मुझे याद है। यस करेक्ट आंसर इज दैट ओनली। तो अब मैं पहले करा तो मेरा कुछ और आंसर आया, मैंने फीड करके सॉल्व कर दिया। सेकंड राउंड में सर वो मेरा बच गया, मैं पकड़ लिया, नहीं तो 2 मार्क्स में चले जाते। वो 2 नहीं जाते, वो 2 तो वो जाते ही आते हैं, उसमें साथ में नेगेटिव भी होता है।
नहीं वो सर NAT एनएटी था। अच्छा NAT था, हाँ, NAT में तो खैर नेगेटिव हाँ, है, करेक्ट नेगेटिव। करेक्ट करेक्ट। लेकिन सर ये क्वेश्चन नहीं, मेरा एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन था प्रोडक्शन में, वो भी ऐसे गड़बड़ हुआ था। ओके, केवल 2 क्वेश्चन थे और हाँ, वो हाँ, गलत हाँ, नहीं थे, हाँ। बट लकीली क्योंकि मेरे पास टाइम मैंने सेव कर लिया तो मैं उस पे इन्वेंट्री वाला पकड़ में आ गया था। हाँ, सब गुड। वो गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, 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 हाँ। तो अब आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे हो, क्या चल रहा था? मतलब कि यार मैंने सफिशिएंट अटेम्प्ट कर दिया है, मतलब बढ़िया हो गया पेपर, मतलब उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी? सर ऑनेस्टली बताऊं, हाँ, ऑनेस्टली बताऊं तो सर मैं मिक्स रिएक्शन में था। पहला तो मैं बहुत हैप्पी था कि हाँ, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पता गया। लग गया था, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। 2 राउंड जब आप कर चुके हो पेपर में तो ऑफ पता लग कोर्स, ऑफ जाता है। कोर्स, ऑफ कोर्स। दूसरा मैं सर डिसअपॉइंटेड था कि पेपर बहुत आसान आया है। अच्छा। कि थोड़ा लेवल का तो क्वेश्चन आते, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पे बहुत लड़ाई होने वाली है मार्क्स पे, और बिल्कुल, इवेंचुअली बिल्कुल। वही ओ, हुआ। वही हुआ है, वही हाँ, हुआ है। मैं आया पापा से गाड़ी में बैठ के बोला, पापा बोले कैसे पेपर हुआ? मैंने पापा देखो वही वाली बात है, अच्छा हुआ है, मैं बोला नहीं बुरा है, बट वही मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। रिलेटिव एग्जाम है हाँ बेसिकली। हाँ, थोड़ा मुश्किल आना चाहिए था। तो यार देखो ये चीज तो हुई है, और मैं देखो अभी आपको आगाह कर रहा हूँ बच्चों, ये मत सोचना कि अगर गेट 2025 मैकेनिकल का पेपर इजी आया तो 2026 मैकेनिकल भी इजी आएगा। आई एम टेलिंग यू, अभी से ही अपने आप को डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर लो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका मैकेनिकल का अच्छा हो गया, हमने जो पेपर सॉल्यूशन किया था वो आपने बिल्कुल, देखा? गाड़ी में बैठ के देख रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ, अरे ये वाला अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सही, ये वाला वैसे सही है। सही है। फिर मैंने बोला अब तो सही होंगे, अब क्या देखना है। यस, पता लग जाता है सर पेपर वो में, फील आ जाता है। देखो फील आ जाता है। क्या है ना, एमसीक्यू आपके सारे मैच हो रहे होंगे, हाँ, है ना। देखो एमसीक्यू में तो ऐसा है कि अगर आपने आंसर सही निकाला तो मैच हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बन जाता है। बाकी कुछ एनएटी आपने चेक किए होंगे तो वो फिर हो जाता है कॉन्फिडेंस। सर 59 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, एंड सर उसमें से मेरे 56 करेक्ट थे, बहुत बढ़िया। और जो 2-3 क्वेश्चन गलत थे वो एप्टीट्यूड में गए, तो किसी में पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा सही, टेक्निकल में सब पूरा कुछ सही, सही, हाँ, मैथमेटिक्स भी सब पूरा, सब। बहुत बढ़िया। एप्टीट्यूड में कहाँ लूज आउट किया? अरे सर एक तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आई एम वाला था। और एक वो मतलब ये बहुत बेसिक है, मैं भी, मेरी बहन बोल रही है अरे यार इतनी बेसिक इंग्लिश नहीं आती तेरे को। तो उसमें था थोड़ा, उसमें क्या। ओके, तो देखो यार ये हो ही जाता है, बट ये है आई एम हैप्पी कि भाई जो टेक्निकल वाला पार्ट है वहाँ पे सब कुछ सही करके आया बच्चा। ठीक है, आपका मैकेनिकल का पेपर हो चुका है, बट आपने एक्सी का फॉर्म भी भरा था, हाँ, और आपने एक्सी का लिखा भी है, अच्छी रैंक भी आई है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि जो बीच में 14 डेज का गैप था उसमें कुछ पढ़ा, क्योंकि देखो ऑलरेडी अगर मैकेनिकल अच्छा चले जाए ना तो फिर आदमी लाइट ले लेता है, तो उन 14 डेज में आपने क्या किया? बेसिकली लाइट ले लिया? लाइट ले लिया। कि मैकेनिकल तो हो गया। हाँ, मतलब मेमोरी बेस्ड आंसर की आ गई थी तो उसमें मेरा रफली आइडिया पता लग गया था कि हाँ, 80 प्लस तो क्रॉस हो ही हो ही जाएगा। रहे हैं, हाँ। बट फिर ये भी था कि सर नहीं, मतलब थोड़ा पर्सनल रिकॉर्ड के लिए भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली लाइट हो गया था। ओके, हाँ, बट जैसे 2 वीक्स का हमको इस बार मिल गया था, क्या हाँ, जनरली हाँ, 1 वीक का 1 होता वीक है, का होता है। तो उसमें सर मैंने 1 हफ्ता तो मस्ती करी पूरी। ओके, शुरू हाँ, का। हाँ, शुरू का हफ्ता मैंने यार इतना तो पढ़ ही रखा है, थर्मल तो बहुत अच्छा पढ़ाई है, एंड थर्मल के मेरे को उठाने हैं। अब क्या था सर, क्योंकि आपने बोला है कि डिजाइन की भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए। हाँ, मैं बोला था। हाँ, कुछ पता नहीं है पेपर कैसा आ जाए, और सर इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा आया था लिटरली। फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअली ठीक-ठाक लेवल पे आया था। हाँ, तो सर मेरा था कि लास्ट का जो वीक था उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं पढ़ा, डिजाइन के सब्जेक्ट्स उठाए, थर्मल वाला तो सर बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। दिखा चलो 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 ऐसा। तो ऐसे मैंने फिर मतलब एक डिजाइन का पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया और एक थर्मोडायनामिक्स अटेम्प्ट किया। ओके, ओके, गुड, गुड, गुड। नहीं यार देखो ये ना थोड़ा-सा, अब जो ये चीज़ आप बोल रहे हो कि ऐसे-ऐसे हो गए, वो आप इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी, बहुत आपको पढ़ा था। कॉन्फिडेंस था। नहीं तो आप देखो ना इस बार तो जिन बच्चों के 70-75 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी रैंक आई है, हाँ, बहुत अच्छी रैंक आई है। तो मतलब एक्सी का पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी आया नहीं था, नहीं, एक्सी का पेपर बट अच्छा इट था। वाज़ एट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। हाँ जी। आपको ऑफ कोर्स आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको क्वेश्चंस ईज़ी लगेंगे। ठीक है, तो 1 हफ्ते में आपने फिर वो डिज़ाइन वगैरह कवर करके एक्सी-डी और एक्सी-ई से लिखा आपने, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो एक्सी का पेपर हो गया, उसके आंसर की वगैरह चेक करी आपने? हाँ, बिल्कुल, वो करी? तो मेमोरी बेस्ड तो सर आप देते ही हो सबसे पहले, हाँ, तो वो मैंने चेक किया, तो यस उसमें भी मेरे आंसर सही बैठ रहे थे। सही बैठ रहे थे ना? हुँ। गुड, गुड, गुड। तो फिर ये बताओ यार वो जो टाइम कटा है, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, रिजल्ट 19 मार्च को है ना? तो वो बीच में कैसे टाइम कट रहा था? सर मत पूछो, एक-एक दिन भारी पड़ा। पहले तो सर रिस्पॉन्स शीट ने बड़ा नाटक किया इस बार तो। हाँ, हाँ। रिस्पॉन्स शीट जनरली आ जाती है विदिन 4 टू 5 डेज़ आ जाती है, लेकिन इस बार 10-12 डेज़ लग गए, और आपने बोला भी था कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट एक साथ ही एक आएगी। साथ आई वही है, हुआ। वही हुआ। तो रिस्पॉन्स शीट आंसर की आ गई, हमने देखा, तो सर मैंने आपको बोला भी सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। देन सर उसके बाद था कि यार 19th ऑफ मार्च को रिजल्ट है, शायद पहले आ जाए। अब सर
19 मार्च उन्होंने डेट दे दी है। हाँ, जनरली ये ट्रेंड रहता है कि कभी कभी आईआईटीज पहले दे जल्दी देते हैं। देते हैं। हाँ, अब सर 17 18 हम सब बैठे हुए हैं पूरे दिन हम्म, ऑनलाइन बैठे हैं, बार बार उसको वो कर रहे हैं, अरे हाँ, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हाँ, आएगा, हाँ, रिजल्ट हाँ, आएगा। हाँ, तो 17 भी नहीं आया, अब हम होपलेस हो गए। 18 भी नहीं आया, तो मैंने कि शायद अब तो 19 को ही आएगा। 19 को सर हम बैठे ही नहीं, बल्कि 19 को तो आ ही जाएगा, इतना वेट कर लिया है। एंड देन सर अचानक से बोल दिया सबने, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ रिजल्ट आ गया। गया। और फिर देख लिया तो सर रैंक आ गई अच्छी। गुड गुड। मुझे अभी भी याद है बेटा, उस दिन जिस दिन रेस्पॉन्स शीट आई थी और आपने मुझे कॉल किया था कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हाँ मैं ऑफिस में ही था, अपने कैबिन में ही था। आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया, मैं इतना खुश हो गया था, मैं अपनी चेयर से ऐसे उछल गया। मैंने कहा यार मिहिर मजा ही आ गया। आपको अगर याद होगा, हाँ मिहिर मजा हाँ ही आ गया। हाँ मतलब सर हाँ। बिकॉज लुक, बच्चे को जब आप इतने क्लोजली बच्चे की जर्नी जानते हो तो वो एक खुशी अलग ही होती है कि हाँ यार अलग लेवल पे मचाया है। अच्छा, 19 को भी जब रिजल्ट आया तो मुझे याद है कि आप शायद बाहर थे, हाँ बाहर है था ना? मैं। आपने मुझे भेजा तुरंत रिजल्ट, हाँ 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 तुरंत के तुरंत ही सर मेरी ये रैंक आई है। वी वर वेरी हैप्पी। गना का मैंने रिजल्ट देखा था, वो साथ में ही था, रैंक हाँ हाँ 10। इधर में बच्चे का रैंक 18, पहले उसका आया नंद का, तो उसने बताया सर रैंक 18 है, फिर गना का रैंक 10। इतने में आपका व्हाट्सएप आ गया कि सर रैंक 30 35। मैं बोला मजा ही आ गया यार। चलो, अब आप मुझे ये बताओ, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, हाँ है ना? आपने देखो इनको तो एड्रेस कर दिया, जो लोग ड्रॉप लेने वाले हैं, है ना? और 2025 में ठीक-ठाक मार्क्स हैं बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं, तो उनकी स्ट्रैटेजी आपकी जर्नी से पता चल गई। अब ना, जो लोग पहली बार पेपर लिखने वाले हैं, मान लो कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में आने वाले हैं या आ गए हैं, वो अपना पहला अटेम्प्ट मान लो 2026 में लिखेंगे। ओके। उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, या उनको या क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? सर थर्ड ईयर में आई वुड से कि मेजर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अगर हुँ, वो पढ़ा होगा स्टूडेंट्स हुँ, पहले से। हुँ, सेकंड एंड थर्ड मतलब सेकंड ईयर से पढ़ा हुआ होगा। थर्ड ईयर में अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट लिखने जा रहा है तो ये समझो, देखो थर्ड ईयर आपको एक ये बताएगा कि क्या एनवायरनमेंट रहता है गेट का। हुँ। वैसे भी थर्ड ईयर में आप अच्छा रैंक ले आओगे तो उससे आपको पीएसयूज़ पीएसयू वगैरह तो तो मिलेगा उतना नहीं, नहीं फाइनल मिलेगा। ईयर के हाँ, बाद ही करेक्ट मिलता है, है। करेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर अगर आप फर्स्ट थर्ड टाइम लिख रहे हो थर्ड ईयर में, तो इतना घबरा के मत पेपर देने जाओ। आई वुड से कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो मैकेनिकली कोर सब्जेक्ट्स है, बैकबोन है, एग्ज़ैक्टली, हाँ, उसको पकड़ो पहले। बिल्कुल सही बोला आपने। उसको रिवाइज करो। एंड यस सर, मैं ये बोलूंगा अगर आप थर्ड ईयर में आप लिख रहे हो तो आपके पास ये एडवांटेज होगा कि आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपके सब्जेक्ट्स आप पढ़ के गए हो वहां पर आपके वीक एरियाज क्या पे कहाँ है। एंड फाइनल ईयर में जब आप मेन अटेम्प्ट लिखोगे देन यू आर एबल टू उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। एंड बिल्कुल। बाकी के बचे सब्जेक्ट्स भी आप उसको कंप्लीट करके पेपर लिख सकते हो। एंड सर फाइनल ईयर में रैंक ला के भी आपको फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यार, मीर ने बिल्कुल सही बात बोली कि ना आप बेसिक्स वगैरह, बेसिक सब्जेक्ट जो है ना वो कर लो। देखो, मैं तो अगर मैं थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली बोलूँ मेरी भाषा में, मैं हमेशा बोलता हूँ यार थर्ड ईयर में आपको ऑफ कोर्स मैकेनिकल का पेपर भी लिखना है, बट मैकेनिकल और एक्सी के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक का मतलब वही हो गया, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लो। आपका एक्सी का सिलेबस पूरा हो गया, साथ में मैकेनिकल का भी आधा सिलेबस हो गया। उसके बाद फिर आप बाकी के सब्जेक्ट कर लो, है ना? क्योंकि देखो आप कॉलेज में हो, अगर आप थर्ड ईयर के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो कॉलेज में तो टाइम का थोड़ा-सा कांस्टेंट रहेगा, तो आपको टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ नहीं करनी है? क्या चीज नहीं करनी है नहीं करनी है प्रिपरेशन के टाइम पे? प्रिपरेशन के टाइम पे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को चीट नहीं करना है। मतलब सेल्फ। सेल्फ चीट नहीं करना है। हाँ, कि अगर आपने ये बोला है कि लेट सपोज मेरे को आज थर्मोडायनामिक्स के ये टॉपिक एंट्रोपी पढ़नी है, लेट हाँ, सपोज, हाँ। तो एंट्रोपी जब तक कंप्लीट नहीं होगा हुँ, आपको सोना नहीं है। या अगर हुँ। आपने लगा लिया कि मेरे को इतने सवाल लगाने हैं तो आपको कर मतलब डिसिप्लिन इज फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको बिल्कुल, करनी है बिल्कुल, प्रिपरेशन में। बिल्कुल। डिसिप्लिन, अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन रहेगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन के बिना रैंक ही नहीं आएगी, रैंक ही नहीं आएगी फिर। रैंक ही नहीं आएगी। मतलब लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आई वुड से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये तीनों की टू सक्सेस है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और मैं ये तो बहुत ही मतलब हार्डकोर ये मानता हूँ कि यार मतलब डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर मेरी एक भी क्लास ना तो कैंसल हुई, ना रिशेड्यूल हाँ हुई, सर, ये तो है। है ना? व्हाटएवर इज़ द कंडीशन, क्लास होनी है तो होनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी रीज़न्स होते हैं, सर आपको तो कोल्ड भी हुआ था, मुझे याद है आपको बहुत। याद होगा। हाँ, बहुत सीवियर कोल्ड हुआ था। काफी स्टूडेंट्स हम लोग बोल रहे थे सर आप रेस्ट ले लीजिए, आप मतलब कल ले लीजिए, लेकिन आपने नहीं, कम से कम थोड़ा तो पढ़ा के जाऊंगा एटलीस्ट। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। डेडिकेशन सर है। अनअकैडमी के टीचर्स में मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है कि दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। यस, यस। मतलब हम लोग का ये रहता है कि यार मतलब बच्चे की एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करना है, वो इम्पोर्टेंट है। और यही रीज़न भी है ना अनअकैडमी के इतने सारे रैंकर्स हैं, इतने सारे टॉपर्स हैं, है ना?
तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मतलब मजा ही आ गया, एंड आपकी जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। अब आपने एंट्रोपी का जिक्र किया, बस मैं ये जानना चाहूंगा कि थर्मो में आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? एंट्रोपी बोलोगे? एंट्रोपी एंड एक्सर्जी। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपने एंट्रोपी बोला ना, तो मैं समझ गया कि वो कहीं ना कहीं है दिमाग में कि हाँ भाई। फ्लूइड में? फ्लूइड में सर आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड लैमिनार फ्लो। अभी पता है, जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैंने श्रेया का इंटरव्यू लिया, आप देखना सेम बाउंड्री लेयर थ्योरी उसने। अच्छा। बाउंड्री लेयर थ्योरी आप मतलब है इंटरेस्टिंग सर, वो पढ़ने में मजा भी आता है मजा भी उसको। आता है उसमें। गुड गुड गुड। तो मीर बेटा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में, गेट प्रिपरेशन की जर्नी में, 2024-2025 की जर्नी में अनअकैडमी का क्या रोल रहा है? सर अनअकैडमी का एक सबसे प्लस पॉइंट है यूजर इंटरफेस। उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि लाइव आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। रेज हैंड वाला जो ऑप्शन है उसका बहुत कमेंडेबल, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लास्ट में आप पूछते हो कुछ डाउट्स वाउट्स है, बताओ। तो रेज हैंड करके आप 1-to-1 Interact, हाँ पूछ सकते हो अपने डाउट्स। ये सबसे अच्छा है। सर उसका जो कम्युनिटी वाला है, जिसमें आप डीपीपीज और ये सब देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, तो वो एक सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को। गुड 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 गुड। अच्छा, आपने मेरे से थर्मो, फ्लूइड, हीट और अप्लाइड पढ़ा। क्लास की कोई मेमोरी आपको याद है जो आपके दिमाग में अभी भी हो कि हाँ, कोई डायलॉग या कुछ मेमोरी या कुछ? झमाझम। झमाझम। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, वंस अगेन। थैंक यू सर। सो प्राउड ऑफ यू, अनअकैडमी इज प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा, Thank you. ऑल द बेस्ट।